नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास, शहरी निकायों को वित्तीय सहायता, कुंभ मेला 2027 की तैयारियों तथा अन्य जनहित परियोजनाओं के लिए करीब 495 करोड़ रुपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। तो बैठक में राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा अल्मोड़ा जिले के 2 मोटर मार्गों के नाम बदलने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। सरकार ने हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को प्राथमिकता देते हुए विश्वसनीय और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 43.87 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस परियोजना के पहले चरण में 17.55 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, जिससे समय रहते विद्युत अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा सके। मुख्यमंत्री ने टिहरी गढ़वाल जिले की नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में भारपुर पोंत मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए 3.08 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं हरिद्वार जिले के कनकल क्षेत्र में 2 सीसी सड़कों के निर्माण को लेकर भी 47,36,000 और आपको बता दें कि इसके अलावा लक्सर विधानसभा क्षेत्र में महाराजपुर सत्संग भवन में गंगदासपुर तक सड़क के सुधारीकरण के लिए 3.72 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार का कहना है कि इस परियोजनाओं से आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और प्रदेश के विकास कार्यों को नई गति प्राप्त होगी। वहीं अयोध्या राम मंदिर दान विवाद के बीच अब बद्रीनाथ धाम में कथित चढ़ावा और दान में गड़बड़ी का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की जांच अभी जारी है और इस बीच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। बढ़ते विवाद को देखते हुए पहले गठित 4 सदस्यीय जांच समिति को भंग कर दिया गया। अब बात की जाए तो गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में नई जांच समिति बनाई गई है, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी में कथित अनियमितताओं की जांच करेगी। इसी क्रम में थाली गणना एवं प्रोटोकॉल अधिकारी प्रमोद नौटियाल को पहले निलंबित किया गया और अब उनके खिलाफ चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम थाने में एफआईआर दर्ज की गई। प्रमोद नौटियाल को मंगलवार को निलंबित किया गया था। प्रशासन का कहना है कि दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है और जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं दिनेशपुर में आयोजित थाना दिवस कार्यक्रम उस समय खास बन गया जब जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने स्थानीय लोगों को बांग्ला भाषा में संबोधित किया। बंगाली बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण एसएसपी का यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आया और पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस और आम जनता के बीच सीधा संवाद हुआ। इस दौरान उत्तम सिंह नेगी, दौलत राम वर्मा और रविंद्र सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसएसपी अजय गणपति ने स्पष्ट संदेश दिया कि जिले में अवैध धंधे और नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दिनेशपुर में लगभग 90% आबादी बंगाली भाषी है। ऐसे में एसएसपी ने जब मंच से बांग्ला में लोगों का हालचाल पूछा तो स्थानीय महिलाएं, बुजुर्ग और अन्य नागरिक सहज होकर अपनी समस्याएं खुलकर बताने लगे। खास बात यह रही कि लोगों ने अपनी शिकायतें बांग्ला में रखी और एसएसपी ने उनका जवाब भी उसी भाषा में दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अपनी भाषा में संवाद होने से समस्याएं बेहतर तरीके से रखी जा सकी और पुलिस जनता के बीच विश्वास भी मजबूत हुआ। देखिए, आज दिनेशपुर थाना क्षेत्र में एक थाना दिवस का आयोजन किया गया, साथ ही में सीएलजी मीटिंग का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोकल जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था तथा व्यापार मंडल और अन्य प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जिसमें संभ्रांत नागरिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया और अपनी अपनी समस्या वहाँ पर जिसमें पुलिस का हेल्प की या पुलिस के इंटरवेंशन की आवश्यकता थी, ऐसी सारी समस्याएं वहाँ पर रखी गई, जिसमें नशे से लेकर, ट्रैफिक से लेकर, साइबर क्राइम से लेकर नाबालिग बच्चों द्वारा जो वाहन चलाए जा रहे हैं उसको लेकर बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई और बहुत सारे सुझाव भी प्राप्त हुए। तो इस पर थाना अध्यक्ष को तथा सीओ साहिबान को हमने ये निर्देशित किया है कि इसका त्वरित समाधान करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है वो पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेते हुए
उसमें सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ट्रैफिक समस्या के संबंध में थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि नगर पालिका के साथ एक मीटिंग का आयोजन कर जो भी नगर क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या है उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, वहीं मसूरी में मैसोनिक लॉन्ज डिमरी निवास के समीप स्थित विवादित 6 मंजिला बहुमंजिला भवन पर सोमवार को नगर पालिका परिषद और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 40 से 50 फ्लैटों को दोबारा सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान 3 परिवारों ने मकान खाली करने का विरोध किया, जिसके बाद प्रशासन को मौके पर हस्तक्षेप करना पड़ा। कार्रवाई के दौरान राहुल आनंद मौके पर पहुंचे और विरोध कर रहे परिवारों को 48 घंटे के भीतर भवन खाली करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद प्रशासन बलपूर्वक कब्जा हटाने की कार्रवाई करेगा। प्रशासन के अनुसार इस भवन का निर्माण बिना MDDA की स्वीकृति और अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC के किया गया था। मामले में उच्च न्यायालय पहले ही यथास्थिति बनाए रखने और फ्लैटों के आवंटन पर रोक लगाने के निर्देश दे चुका है। इसके बावजूद भवन में लोगों के रहने की जानकारी सामने आई। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में तत्कालीन संयुक्त सचिव नंदन कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन और MDA ने इसी भवन को सील किया था। आरोप है कि बाद में सील तोड़ दी गई और फ्लैटों पर कब्जा कर लिया गया। इतना ही नहीं, निर्माणाधीन हिस्सों में भी नए फ्लैट तैयार कर उनमें लोगों को बसाया गया। इस पूरे मामले ने नगर पालिका परिषद और संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब प्रशासन का कहना है कि न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए भवन के संबंध में आगे की कार्रवाई भी नियमानुसार जारी रहेगी। न्यायालय के आदेश थे कि इस पूरी बिल्डिंग में ना तो किसी को आवास आवंटित किया जाए, ना ही उस पर किसी को कब्जा दिया जाए। तो उसी के क्रम में जो है यहाँ पे कुछ कब्जे हो रखे थे, उसको मुक्त कराना था और उसमें सील लगाना था। तो उसमें सीलिंग की कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पे लगभग समस्त जो जितने भी कमरे थे उनको सील कर दिया गया है। केवल जो 3 कमरे हैं उसमें जीवन यापन के लिए जिनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, उन 3 परिवारों को केवल 1 कमरा दिया गया है केवल नेक्स्ट 2 दिन के लिए, ताकि वो अपना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ लें, ताकि और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जा सके। और आगे भी कोई कार्रवाई है सर इस बिल्डिंग को लेकर? बिल्कुल, इस बिल्डिंग पे जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय में इसमें जो अपना एफिडेविट दाखिल किया जाएगा प्राधिकरण की ओर से, और उसके बाद उच्च न्यायालय जैसा इस पे देता है, चाहे तो अगर वो बिल्डिंग के डेमोलिशन के ऑर्डर आते हैं या किसी। वहीं हल्द्वानी के सुभाष नगर क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के दौरान गुस्साए लोगों ने कई स्मार्ट मीटर क्षतिग्रस्त कर दिए, जिसके बाद UPCL के कर्मचारियों को बिना मीटर लगाए वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे कर्मचारियों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और पर्याप्त जानकारी दिए बिना लोगों के घरों में जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर क्षेत्रवासियों में नाराजगी फैल गई और विवाद बढ़ गया। विरोध के दौरान कुछ स्मार्ट मीटर तोड़ दिए गए, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मीटर लगाने आई टीम ने उनकी आपत्तियों और सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि अगर भविष्य में दोबारा इसी तरह जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास किया गया तो वो UPCL के खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर UPCL के अधिकारियों का कहना है कि घटना उनके संज्ञान में है और इसकी जांच कराई जा रही है। विभाग के अनुसार जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। है जो हमने सभी उपभोक्ताओं से यही कहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें। सुभाष नगर में भी जैसा आप बता रहे हैं जो संज्ञान में भी किया है, क्योंकि आज मैं खुद भी वहां पर था और लगातार सभी लोगों ने हमने लोगों को समझाया। सभी लोग मीटर लगाने के लिए तैयार है और मीटर लगातार लगे भी हैं। कल भी हमारे 95 नंबर मीटर 95 मीटर लगे थे कल दिन भर में, और आज भी लगातार भी मीटर लगा रही है, वहाँ पर टीमें कार्य कर रही हैं और लगातार हम लोगों को समझा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा जो प्रथम बिल होता है उसमें महीने 2 महीने का टाइम लग जाता है, क्योंकि 3 स्टेज से पास होता है, जिस वजह से कंज्यूमर को लगता है कि मेरा बिल ज्यादा आ रहा है, जबकि वो पहला ही बिल होता है। उसके बाद से 2-3 महीने का बिल एक साथ आता है, उसके बाद से लगातार कंटिन्यू जो है नॉर्मल बिल आ रहा है उपभोक्ताओं का। सभी को जागरूक भी कर दिया है। उनके मोबाइल पे ऐप भी हम लगातार डाउनलोड करा रहे हैं ताकि वो अपना कंजम्पशन भी देख सकें, अपने प्रीवियस जो भी उनका कंजम्पशन चल रहा है उसको भी देख सकते हैं, अपने बिल को भी लगातार मॉनिटर कर सकते हैं। जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप सभी लोग स्मार्ट मीटर लगवाएं। बहुत अच्छी प्रोसेस है। इससे सबसे पहले तो आपके जो बिल से रिलेटेड जितनी भी शिकायतें हैं वो लगभग शून्य के बराबर हो जाएंगी। और जो एक बार बार कंप्लेन आती थी कि एकदम से हमारा बिल बहुत ज्यादा आ गया है, क्योंकि इसमें डेली आपकी रीडिंग मॉनिटर हो रही है, डेली हमारे सर्वर अलग अलग सर्वरों पे आपकी रीडिंग इकट्ठी होती है। तो इस तरह के जितने भी
वहीं मसूरी में वर्षों से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना को अब शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक विस्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। योजना के तहत भविष्य में पर्यटक रोपवे के माध्यम से मसूरी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होने के साथ साथ पर्यटकों को हिमालय और मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता का हवाई नज़ारा भी देखने को मिलेगा। परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए उत्तराखंड के आवास एवं शहरी विकास सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मसूरी का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित रोपवे रूट और विभिन्न संभावित स्थलों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कैमल्स बैक रोड, आई हॉस्पिटल क्षेत्र, जॉर्ज एवरेस्ट, कैंपटी फॉल और कैंट क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को परियोजना को जल्द धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सरकार का मानना है कि रोपवे परियोजना के विस्तार से मसूरी में पर्यटन को नई गति मिलेगी, यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी सुगम एवं सुविधाजनक आगमन का लाभ मिलेगा। देखिए, आज जो उत्तराखंड मेट्रो द्वारा रोपवे का प्रोजेक्ट विकसित किया जाना है, इसी के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पे मसूरी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम किंकरे, GMBM, चिक चॉकलेट, जॉर्ज एवरेस्ट है, लाल टिब्बा है, टेम्पी है, इन सभी जगहों का हम लोग निरीक्षण करेंगे और इसका जो अलाइनमेंट है जो ऑलरेडी एक तरीके से फाइनलाइज की है, उसको फाइनल टच देने हेतु आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी टीम है, जनरल मजिस्ट्रेट साहब हैं हमारे उत्तराखंड मेट्रो के और नगर पालिका सभी जो है वहाँ पे ऑफिसर्स उपस्थित हैं और इसमें जल्द से जल्द हम लोग क्योंकि DPR की कार्रवाई भी हम लोगों ने सुनिश्चित कर ली है और बाकी सारे प्रोसेस देते हुए हम लोग जल्दी इसको कैबिनेट में ले आते बाकी चीज़। वहीं उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के कई जिलों में देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। बागेश्वर में देर रात से तेज बारिश का दौर जारी है। वहीं अल्मोड़ा जिले में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के कारण कई ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि स्थानीय नालों में उफान देखा जा रहा है। चमोली जिले के पहाड़ी इलाकों में भी देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश के चलते संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। वहीं ऋषिकेश में हल्की से मध्यम बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली है। विकासनगर और चक्राता क्षेत्र में भी देर रात से बारिश जारी है। लगातार बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में कमी आई है। उधर रुद्रप्रयाग जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी उफान पर है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन प्रभावित जोन सक्रिय हो गए हैं। जिले में आधा दर्जन से अधिक संपर्क मार्ग भी बंद हो गए हैं। वहीं देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार सुबह से बादलों का आना जाना लगा हुआ है। पिछले 24 घंटों में देहरादून में 14 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने शहर और आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर बारिश का सिलसिला तेज हुआ तो विकासनगर चक्राता मार्ग पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने प्रदेशवासियों और यात्रियों से मौसम विभाग की सलाह का पालन करने और नदी नालों से दूर रहने तथा आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। वहीं हरिद्वार ज्वालापुर रोड स्थित श्रीराम कथा आयोजन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री के आगमन पर आयोजकों और श्रद्धालुओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। श्रद्धेय मुरारी बापू जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और समस्त देवभूमि के सभी लोगों की तरफ से उनका बरसों वर्ष, एक वर्ष नहीं, लगभग हर वर्ष हमको उनका आशीर्वाद मिलता है। और इससे भी बड़ी बात कि मुझे भी हर बार उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। और मैं एक बात और कहूँ, आप सब आए हैं बापू को यहाँ पर उनके श्री मुख से जो पूज्य
कथा हम सबके समक्ष करी जाती है और बड़ी उत्सुकता सबके मन में रहती है, और मुझे लगता है कि केवल आपके ही नहीं बल्कि अनेकों लोग ऐसे हैं जो यहाँ इस कथा स्थल पर नहीं आ पाते हैं, लेकिन चाहते वो भी हैं कि हम पूज्य बापू की कथा में सम्मिलित हों और अपने जीवन में पुण्य के भागी बने। लेकिन सच बताऊं तो ये कथा आयोजन में आना, कथा का श्रवण करना, इसमें सम्मिलित होना, ये साक्षात भगवान श्री राम की कृपा से ही संभव हो पाता है। भगवान राम की कृपा जिन पर होती है वही कथा स्थल पर आते हैं। मैं ऐसे पूज्य बापू को, जिन्होंने अपने तप से, त्याग से, साधना से और अनवरत रूप से सनातन को प्रभावित करने का काम उनके माध्यम से हो रहा है, और मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। और साथ साथ हमारे पूज्य संतगण हैं, पूज्य स्वामी जी, अभी श्रद्धेय सिद्धानंद जी महाराज, जो बरसों से आज पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे देश को भी ले जा रहे हैं, राज्य को भी ले जा रहे हैं। साथ में हमारे मुनि जी मुकेश मुनि जी, हाँ, आपका भी लगातार जो है सद्भावना का संदेश चलता है। इसके साथ ही पूज्य सभी संतगण हमारे साथ आए हुए, हमारे यहाँ पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री आशुतोष जी, किरण जी, देशराज जी, आदेश जी, अब जी और हमारे अजीत जी, सभी उपस्थित साथियों, मैं इस पावन अवसर पर पूज्य बापू जी की श्री राम कथा के समापन दिवस पर आप सबके बीच में उपस्थित होकर पूज्य बापू का आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य मिला है, आप सबका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है। मैं सच में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। कुछ देर थोड़ा आज बारिश होने के कारण से पूज्य बापू, आज मौसम काफ़ी ख़राब है, उस कारण से कुछ विलम्ब भी मुझे हुआ, और वैसे मैं समय से पहले पहुँच जाता हूँ। जहाँ जहाँ भी बापू की कथा होती है वहाँ मैं आधा घंटा पहले पहुँच जाता हूँ। पिछले वर्ष हम लोग, और एक बात और मैं सोच रहा था, जब मैं कथा में बापू का आशीर्वाद लेने के लिए कथा के अवसर पर आता हूँ तो वहाँ बारिश जरूर हो जाती है, और बारिश का होना हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि फल की प्राप्ति हो रही है, जिसके कारण से कथा की जा रही है। जिन लोगों ने कथा का आयोजन किया है, जिन्होंने श्रवण किया है, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियो तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यानी स्वर्ग और मोक्ष के सारे सुखों को यदि एक तराजू पर रख दिया जाए, एक पलड़े में रख दिया जाए, तो भी उस सुख के बराबर नहीं हो सकता है जो क्षण भर के सत्संग से मिलता है। और हरिद्वार में इस पावन धरा में हमें वही परम सुख, वही आनंद प्राप्त हो रहा था। मैं शिव महापुराण में पढ़ रहा था, वैसे तो बापू की कथा आप लोगों ने सुन ली है, कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। 9 दिनों में सब कुछ बापू ने पूरा, जितना गागर है, जितना सागर है, उसको गागर में भर के आपके सामने रख दिया होगा। लेकिन उसके बाद भी जो ऐसे हमारे तीर्थ स्थान होते हैं, हमारे जो गंगा जैसी जो सप्त हमारी नदियां हैं, उनके स्थानों पर इस कथा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। इन सब स्थानों पर पुण्य का भी बहुत महत्व होता है, पूजा ध्यान इत्यादि का अपना बहुत महत्व होता है। तो आप सब सच में परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ गंगा के इस स्थान पर आपको बापू की कथा का सुनने का अवसर मिला। मैं इसलिए बापू जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि पर आगमन हमारे लिए साक्षात ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। ईश्वर की कृपा के बिना ये संभव नहीं हो पाता है।
और मैं पूज्य बापू के विषय में जितना कहूँ उतना कम है। वो वैसे ही है जैसे कि सूर्य को दीपक दिखाना। जहाँ तक बापू के बारे में मैं बात कह सकता हूँ कि वो श्री राम कथा के केवल वाचक ही नहीं हैं, बल्कि वे भगवान श्री राम के विचारों को, उनके आदर्शों को और उनके जीवन दर्शन के जीवंत संभावक भी हैं। और अनेक देशों में, विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोगों को भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन दर्शन, अध्यात्म के गूढ़ सिद्धांतों को उन्होंने बहुत सरलता से परिचित करवाने का काम किया है। बापू जी की कथा में मात्र शब्द नहीं होते हैं, बल्कि संवेदनाएं होती हैं। मैंने सबसे पहले उनकी कथा टेलीविज़न पर सुनी थी, लेकिन उसके बाद साक्षात मुझे डोल आश्रम में, अब आप सबको मैं एक स्थान और बताना चाहता हूँ। बापू 5 मिनट बोल सकता हूँ ना? तो डोल आश्रम, जहाँ पर पूरे विश्व का, अल्मोड़ा जनपद का एक स्थान है जो पूज्य हमारे सिद्ध बाबा कल्याण दास जी के द्वारा उसकी स्थापना की गई है। वहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े श्री यंत्रों में से एक यंत्र वहाँ पर स्थापित है और आप सबको जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप उस स्थान का जरूर एक बार दर्शन पूजन करें और पुण्य के भागी बने। तो वहाँ पर मैंने बापू की कथा सुनी सबसे पहले, और तब से ऐसा तारतम्य जुड़ा कि बापू जब जब उत्तराखंड आते हैं, पता नहीं, मैं 4 दिनों से 6 दिनों से पहले दिन से सोच रहा था, आयोजक गण मेरे पास आए थे, मुझे दूरभाष पर भी उन्होंने संपर्क किया, तो मैं ये सोच रहा था कि इस बार पता नहीं, लग रहा है बापू की कथा के अवसर पर मैं सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। लेकिन आप देखिए, बापू की भी कृपा और भगवान का भी आशीर्वाद कि कथा के समापन अवसर पर यहाँ पर आ गया। तो जो भी एक बार बापू के इस कार्य से जुड़ जाएगा, ये राम कार्य से जुड़ जाएगा, वो जीवन भर जुड़ा रहेगा, जीवन भर इसको बढ़ाता रहेगा। भाइयों बहनों, श्री राम जी हमें सिखाते हैं कि धर्म से, सत्ता से बड़ा धर्म होता है, अधिकार से बड़ा कर्तव्य होता है और शक्ति से बड़ी मर्यादा होती है। और उन्होंने अपने जीवन में, भगवान श्री राम ने ये सिद्ध करके दिखाया कि एक आदर्श पुत्र कैसा होता है, एक आदर्श भाई कैसा होता है, एक आदर्श पति कैसा होता है, आदर्श मित्र कैसा होता है और आदर्श शासक कैसा होता है और आदर्श मानव कैसा होना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात श्री राम स्वयं धर्म का साकार स्वरूप है। आज जब पूरी दुनिया, देखिए, कभी मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, कभी वहाँ रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, पूरे हिंसा, आतंकवाद, आपस में तनाव, ऐसी चुनौतियों से जब पूरा संसार आज जूझ रहा है, तब भारत की सनातन संस्कृति सबको, जो कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैव तु कुटुंबकम, इस भाव को आज पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम हो रहा है। पूरा विश्व हमारा संसार है, पूरा विश्व हमारा घर है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने, जब विश्वव्यापी कोरोना महामारी आई थी, उस समय ये केवल शब्दों में नहीं कहा, ये साक्षात करके दिखाया। जब हमको भी वैक्सीन की जरूरत थी, हर एक भारतवासी को जरूरत थी, उस समय दुनिया के 100 से भी अधिक देशों को भारत की निर्मित स्वदेशी वैक्सीन देने का काम किया, उनके जीवन को बचाने का काम किया। और आज भी जब भी कोई दुनिया के अंदर बड़ा संकट आ रहा है, तो किसी न किसी रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार, वहाँ पर लोग भारत के रुख का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति हमें विजय नहीं बल्कि सहअस्तित्व की शिक्षा देती है। भाइयों बहनों, मुझे आज ये कहते हुए आप सबके बीच में अत्यंत गर्व हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की सनातन जो संस्कृति है, सनातन चेतना है, उसके स्वर्णिम पुनर्जागरण का साक्षी आज पूरा विश्व बन रहा है। और उनके मार्गदर्शन में हम देवभूमि उत्तराखंड को भी
विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और चाहे वो आज चार धाम हो, आप देखिए चार धाम में इस वर्ष सारे रिकॉर्ड टूट गए। 45 लाख से ज़्यादा लोगों ने 2 माह में ही दर्शन कर लिए। पवित्र हमारे सिखों का हेमकुंड साहब हो,